अब आ जाएंगे हम लोग के एक और मैटर है, ऑर्डर 7 रूल 7। दैट इज एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं जब इशू सेटल होता है। सब इशू कौन कौन बिंदु पर, जो निर्णायक बिंदु जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो वो जब सेटल होता है कोर्ट, तब एक इशू जरूर लास्ट में रखता है कि ऑल अदर रीजंस और रीजंस प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड फॉर एनी अदर और फर्दर। एनी अदर और फर्दर जो है, ये इशू में इसलिए लिखा जाता है दैट गाइडेड बाय ऑर्डर 7 रूल 7। ऑर्डर 7 रूल 7 में बोल रहा है कि हो सकता है हमसे कुछ रिलीफ हम नहीं मांगे हैं जो कि मांगना चाहिए था, कोर्ट कैन गिव इट, कोर्ट कैन ग्रांट सच रिलीफ। लेकिन उसमें प्री कंडीशन क्या होता है, दैट रिलीफ अंडर ऑर्डर 7 रूल 7 शुड नॉट बी बिगर देन द मेन रिलीफ। ऐसा नहीं कि हम लिखे ही नहीं, रिलीफ मांग ही नहीं कि ये जो मेन रिलीफ है, और वो जितना मांग किए हैं उससे भी बड़ा रिलीफ हो जाता है, तब कोर्ट नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट कैनॉट स्ट्रेच हिज हैंड बियॉन्ड द jurisdiction। ऐसा कुछ रिलीफ दे दिए जो वो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेन रिलीफ उससे छोटा है। तो अगर मेन रिलीफ छोटा पड़ जाता है, तब अदर एंड फर्दर रिलीफ में वो बिग रिलीफ को नहीं ग्रांट कर सकता। इसलिए ऑर्डर 7 रूल 7 भी जानना जरूरी है। इसीलिए पहले जो हम बताए कि ऑर्डर 2 रूल 2 में हमको रिलीफ, पहले हमको लीव ले लेना पड़ेगा। दैट कैनॉट बी डिसाइडेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 7। वो नहीं कर सकता कोर्ट, क्योंकि वो एक अलग रिलीफ है विच इज मोर देन द मेन रिलीफ। ठीक है, तो ये सारा है प्लेंट का। अब प्लेंट में हम आ जाते हैं, जैसे शुरुआत करेंगे, जैसे बोले हेडिंग ऑफ द प्लेंट, हेडिंग एंड टाइटल, बॉडी ऑफ द प्लेंट, ये सारा मेंशन है ऑर्डर 6 में। ये चूंकि एक्ट में ही दिया हुआ है, सीपीसी में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है ऑर्डर 7 रूल 1 में सारा चीज दिया हुआ है। पहला है कि नेम ऑफ द कोर्ट इन व्हिच सूट इज ब्रॉट, द नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। इसमें अभी नया क्या जोड़ दिया गया है कि आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर इज मस्ट। Even if you have got any email ID, then you can also incorporate email ID also. For companies matter, companies email ID देना जरूरी हो गया आजकल। तो ये जो कि सीपीसी में नहीं है, लेकिन वो एजेंडा हो गया अभी। द नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस एंड रेसिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, इनका भी है, लेकिन इनका आधार वगैरह देने का जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज नॉट possible for the plaintiff to gather the Aadhaar number and phone number of the defendant. If possible, then you mention it, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन plaintiff का देना जरूरी है। Then है where the plaintiff defendant is a minor, ये very important point है। अब है कि अगर माइनर है, कोई अनसाउंड माइंड है, उनको कैसे हम, वो तो केस नहीं कर सकते हैं। डिसबर्ड माइनर के लिए है, मोरबी भी केस का है, नाइदर ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट नॉर ही कैन फाइल ए सूट। देन his interest, who will protect his or her interest? उसमें है नंबर 1 है ऑब्वियसली नेचुरल गार्जियन। एंड इफ नॉट, अगर कोई नेचुरल गार्जियन है ही नहीं, तब उसको कोर्ट से गार्जियन अपॉइंट करता है। कोर्ट में वो दरखास्त देंगे, उनका अपॉइंट होगा कोई गार्जियन, उनका नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड होगा, नेक्स्ट फ्रेंड होगा। अगर नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, देन कोर्ट अपॉइंट एंड लॉयर ऑल्सो who will act on his behalf, his or her behalf। अनसाउंड माइंड के लिए भी सेम है, क्योंकि दे आर नॉट कैपेबल टू फाइल एनी सूट, नाइदर माइनर नर। इस बिंदु पर हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, वो है सीएनटी में सेक्शन 46। क्योंकि ये रिलेट है, सब को रिलेट है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एसटी पर कोई केस फाइल कर रहा है, नॉन एसटी, जैसे जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, वो केस फाइल कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब के ऊपर। इन दैट केस इट इज मैंडेटरी टू ऐड डिप्टी कमिश्नर एज ए पार्टी इन द सूट। अगर हम नहीं बनाते हैं डिप्टी कमिश्नर को, देन सूट विल फेल। ये प्रोविजन है सीएनटी में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, सेक्शन 46 सीएनटी एक्ट में। ट्रीटिंग दिस ट्राइब एज माइनर,
इसलिए माइनर माना जाता है कि हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो, एबोरिजिनल को लॉ के बारे में जानकारी नहीं हो, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है डिप्टी कमिश्नर एज पर CNT है, डिप्टी कमिश्नर इज बीइंग एम्पावर्ड टू अपीयर ऑन हिज बिहाफ एंड ही विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। ये भी सारा चीज ये सब देखना है, एक लॉयर का कितना बड़ा माने ड्यूटी है बिफोर ड्राफ्टिंग ए प्लेन। इसीलिए ये सब्जेक्ट हम चूज किए थे कि प्लेन कैसे ड्राफ्ट होगा, ये बहुत बड़ा बात है। एवरी एस्पेक्ट आपको देखना है, जानना होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, तो अगर गैदर करते हैं सब एक साथ, तो हम लोग देखते हैं कि एक लॉयर के लिए सबसे पहले तो एक्ट, सारा लोकल एक्ट जानना जरूरी है। ही मस्ट हैव एक्यूमेन ऑफ लोकल लॉज, क्योंकि ये जैसे हम CNT वाले बात है, अभी यूपी से कोई यहाँ प्रैक्टिस करने को उनको पता नहीं है कि कैसे हम अगर ST पर केस कर दिए तो हमको तो जानते नहीं है CNT एक्ट। ये इक्वली जज के लिए भी एप्लीकेबल होता है। बहुत जगह हम लोग डिफेंड भी करते हैं क्लाइंट को कि देखिए आप पढ़िए, इसमें ये प्रोविजन है। माय एक्सपीरियंस है, हम एक बार DC को भी चैलेंज किए थे कि आपको जानकारी नहीं है, आप जो बोलते हैं, जैसे एक छोटा सा मैटर बता देते हैं, हमारे साथ उसमें कन्वर्सेशन हुआ था, डिस्प्यूट भी हुआ था। उन्होंने बताया कि गैराबाद माली खाता, यहाँ देखिएगा ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ खतियान हर एक प्रकार का होता है, जैसे खुरफा खाता होता है, उसके बाद खतियानी रैयत होता है, फिर अंडर टेन्योर यानी दर रैयत। तो ये सब अलग अलग डेफिनेशन है। उसमें से एक है गैराबाद मालिक खाता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में हमारे साथ उनका ये हुआ था, मैंने आर्गूमेंट हुआ था। उन्होंने बोला कि गैराबाद मालिक खाता ये तो सरकारी है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे। तब हम बताया कि नहीं, गैराबाद मालिक जो होता है इट इज नॉट गवर्नमेंट लैंड, इट इज द लैंड ऑफ द खेवड़दार। अब सवाल आएगा खेवड़दार कौन होता है? वो ना जमींदार है ना राजा है, इसलिए वेस्ट नहीं होता। खेवड़दारी प्रॉपर्टी नेवर वेस्ट टू द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उनको बताया कि देखिए गैराबाद मालिक जब लिखा रहेगा, दैट हैज नॉट बीन वेस्टेड इन रिसेंट पास्ट, वेरी रिसेंटली। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी अभी एक जजमेंट में उन्होंने प्लेस किया है, उन्होंने होल्ड किया है कि गैराबाद मालिक खाता कैन नॉट बी वेस्टेड विद स्टेट। तो ये DC को जानकारी नहीं था, क्योंकि वो तो साउथ इंडिया से आए थे, उनको आइडिया ही नहीं था कि गैराबाद, वो खाली एक चीज जानते थे, गैर मजूरवा वार्ड, वही गैर मजूरवा वही गैराबाद सब एक ही। तो उनको तब समझाए हम, तब हम बोले कि आपको कैसे आपको पता चलेगा, तो गो टू BLR एक्ट, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, वो जानना बहुत जरूरी है। वो लोकल एक्ट है, तो पहले मिलेगा नहीं कहीं और जगह। तो बिहार रिफॉर्म्स एक्ट जो है 1950, उसमें ये सारे चीज लिखा हुआ है, कौन प्रिविलेज लैंड है, कौन मान लैंड है, ये सारा डेफिनेशन वो किताब पढ़ने से ही पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये सारा चीज दिमाग में रखना होगा, क्योंकि सिविल में होता है ना, माइन्यूटली एवरीथिंग शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर ड्राफ्टिंग एनी प्लान। क्योंकि वो क्लाइंट को तो पता नहीं, वो तो अपना कागज पूरा थोक भाव में कागज लाके पहुंचा दिया। आपको देखना है, एक एक कागज को स्क्रूटनी करना है कि कैसे कैसे उनका टाइप डिराइव होता है। प्लेन जब ड्राफ्टिंग होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं चेन ऑफ टाइटल को कंप्लीट करना। चेन ऑफ टाइटल कहाँ से शुरू होता है? पहले खतियान, CS खतियान, दैट इज कैडस्ट्रल सर्वे रिकॉर्ड, कैडस्ट्रल सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट, दैट इज द फर्स्ट अप्रूव्ड खतियान जिसको हम लोग बोलते हैं। BK गोखले ने जो बनाया था, वो इस मनभूम प्लेटो में उनका सर्वे हुआ था एंड रोड द किताब बुक्स, तो वो जानना जरूरी है। तो CS खतियान इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। वहां से हमको जेनेसिस ऑफ टाइटल जब हम लिखेंगे तब उसको धीरे धीरे आएंगे अपना सेल डीड तक, लेकिन कहीं हमारा चेन का ब्रेक नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेकेज ऑफ चेन, चेन बराबर आएगा तब हमारा टाइटल प्रूव होगा। तो अब है कि आपकी फाइलिंग ऑफ आदर्स पिटीशन। यहाँ एक है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि प्लेन का भी रिटर्न लेना पड़ता है। ऑर्डर 7 में प्लेन रिटर्न नहीं होता है, अगर उसका जुरिस्डिक्शन गलत हो गया या कोर्ट गलत हो गया, कभी कभी कोर्ट भी हो जाता है गलत चीज से, तो वो प्रोविजन है कि हम रिटर्न ले लें, क्योंकि हमारा कोर्ट फी बर्बाद हो जाएगा, तो हम लोग रिटर्न ले लेते हैं।
अदरवाइज शूट विल बी डिसमिस, प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। तो प्लेंट रिजेक्ट होने के पहले हम लोग उसको ले लेते हैं, रिटर्न ले लेते हैं टू फाइल इन प्रॉपर कोर्ट। वो ऑर्डर 7 से डील होता है। ऑर्डर 7 रूल 10 रूल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। 11 में फिर है कि कब डिसमिस होगा, रिजेक्ट हो सकता है प्लेंट। ये है सारा प्लेंट का बैकग्राउंड है। एक प्लेंट ड्राफ्ट करने के पहले इतना सारा बैकग्राउंड है। तो knowledge of local laws is very important. Knowledge of jurisdiction, territorial jurisdiction as well as pecuniary jurisdiction, कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा चीज हमको देखना होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। मानी सूट में एक चीज आप बताते हैं, जैसे शूट जब फाइल होता है, शूट के बाद जवाब देता है, जवाब देने के बाद इशू सेटल होता है। लेकिन जब मानी सूट फाइल होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मानी सूट में कोई इशू फ्रेम नहीं होता है। यद्यपि आज के दिन में कोर्ट लेकिन बोलता है कि इशू फ्रेम कर देते हैं, लेकिन मानी सूट में देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेटलिंग एनी इशू, क्योंकि उसमें समन में ही लिखा रहता है, समन फॉर डिस्पोजल ऑफ इशू। आइदर आप मानते हैं नहीं मानते हैं, जो अमाउंट हम क्लेम कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए इधर 10 लाख का हम क्लेम कर दिए कि हमको इस हेड में हमको चाहिए, तो इसमें डिस्प्यूट और कुछ नहीं होता है, एक ही डिस्प्यूट होता है, या तो हम उसको माने नहीं तो नहीं माने। तो सिंगल इशू तो बनेगा नहीं। इशू अगर बनेगा तो क्या बनेगा, वेदर प्लेंटिफ इज एंटर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ दैट अमाउंट, यही एक इशू बनेगा, और कोई इशू नहीं बनता है। तो इसलिए मानी शूट में समन जाता है शूट फॉर डिस्पोजल, समन टू डिस्पोजल ऑफ इशू, नॉट सेटलमेंट ऑफ इशू। ये लेकिन हम लोग से भी गलती होता है, लॉयर से और जज से भी गलती, अधिकतर जज से होता है, क्योंकि जज आज भी हम देखे हैं, हमारे एक्सपीरियंस है, मानी शूट में भी इशू फ्रेम करता है, जबकि कोई जरूरत नहीं इशू फ्रेम करता। ये प्रैक्टिकल हमें अप्रोच बता रहा है। जब प्रैक्टिकलिटी में जब आओगे, जब प्रैक्टिस में आओगे, तब ये सारा सामने आ जाएगा, कैसे कौन कोर्ट में जाए, कब कैसे क्या करे, क्या क्या स्टेप है। अब है क्या कि एक शूट एडमिट होने के पहले, ये सारा हम प्रैक्टिकल अप्रोच से बोल रहे हैं, प्रोसीड्यूरल लॉ के बारे में बता रहे हैं। जैसे शूट फाइल कर दी हम, प्लेंट तो फाइल हुआ, प्लेंट प्रेजेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि प्लेंट ऐसे ही एडमिट नहीं होता है, उसमें सोलिसिटर के रिपोर्ट के लिए चला जाता है। वो एक बार सर्च करेगा कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, पार्टी का साइन है कि नहीं हर पेज में, whether प्लेंट हैज बीन ड्यूली वेरीफाइड। वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेंट के लिए। इफ प्लेंट इज नॉट वेरीफाइड प्रॉपरली, तो उस क्षेत्र में प्लेंट एक्सेप्ट नहीं होता है। तो सोलिसिटर का रिपोर्ट होता है, उसमें वो देखता है, प्राइमरीली वो देखता है कि कोर्ट फी सही दिया है कि नहीं, या कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, यही दो चीज देखता है। तब जाके वो प्लेस होता है कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट सुनते हैं, कोर्ट सुनने के बाद उसको एडमिट करता है। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है वो। तो ये आपका एक सूट फाइल करने के जो हिस्ट्री है, जो भूमिका है, वो हम बताएं। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर ड्राफ्टिंग एनी प्लेंट, यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स, right from factual aspects as well as legal aspects and statutory provisions, jurisdiction, cause of action, all these things. तो हमको लगता है कि कुछ तो समझ में आया होगा, although I am frequently बोल रहे हैं, it is very easy for me but not easy for you. एक साथ इतना चीज याद रखना संभव नहीं है, हम भी समझ रहे हैं। तो ये आ गया प्लेंट के बाद। उसके बाद शूट फाइल होने के बाद डब्ल्यूएस के बाद इश्यूज के बाद आ जाता है एविडेंस। एविडेंस भी होता है दो तरह का, एक आपका ओरल एविडेंस एंड दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस होने के बाद कोर्ट ने उसमें आगे साइन अगर लीजिएगा ब्रेक ले लीजिए। तो ये जो एविडेंस जब आ जाएगा, एविडेंस के समय हम लोग जब आ जाते हैं, तो देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक ओरल एविडेंस। बट इट मस्ट बी कीप इन माइंड
that oral evidence cannot supersede the documentary evidence. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं, हम लोग अपना प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं, बहुत कोई गवाही में बहुत कुछ लिखवा देता है जो कि डॉक्यूमेंट्स के बाहर है, जो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। तो कोर्ट शुड नॉट टेकन इनटू कॉग्निजेंस ऑल दीज थिंग्स जो बियॉन्ड द प्रीडिंग एंड बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट्स दैट कैनॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन।